तो राजीव, आज यूपी का विश्लेषण है और ऐसे में जिस तरह से दोनों ही एनडीए या इंडिया, यूपी की बात करें 9 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तैयारियां सबकी जोरों पर है और दोनों ही गठबंधनों के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का यह सवाल बन गया है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। किस तरह से अब आप देख रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर कहीं 27 का सत्ताधीश के पोस्टर्स लग रहे हैं तो कोई अपने आप को 27 का खेवनहार बता रहा है। देखिए पूजा, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के पास पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसी का मनोबल और उत्साह बढ़ा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। और एक तरीके से अगर आप सीटों में कहिए तो 10 गुना से ज़्यादा उनके अंतर आया। कांग्रेस पार्टी का भी बढ़ा लेकिन उनका उतना नहीं। जब समाजवादी पार्टी के 3 सांसद से कहाँ पहुँच गए आप खुद ही देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव अपने रहते उतने सांसद नहीं जिता पाए जितने अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस समय उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। और 27 के सत्ताधीश और ये सब तो खैर पोस्टर लगते रहते हैं नेताओं की। थोड़ी टीटीएम कहते थे लालू यादव ना, ताबड़तोड़ तेल मालिश, तो वो होती रहती है, उस हिसाब से भी पोस्टर लगाए रहती है। तो वो मूल बात ये है कि उपचुनाव जो है आमतौर पर सरकार का चुनाव माना जाता है, लेकिन जो लोकसभा में चुनाव की नतीजे आए हैं उससे जो पूरे देश की निगाहें, वैसे देखिए महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अवेयर लोग उत्तर प्रदेश की बात ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की भाजपा की राजनीति के अंदर भी बहुत आपने देखा था। जब परिणाम आए थे तो उसके बाद कितना बवंडर मचा था, सबको पता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चुनाव है। दूसरी बात, संविधान की बात कहकर और 400 सीट के बात कह के पिछली बार इंडिया गठबंधन ने जो उत्तर प्रदेश में सफलता पाई थी, कहीं वो तुक्का तो नहीं था। इस बात का भी इस विधानसभा उपचुनाव में पता लग जाएगा। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से 9 विधानसभा उपचुनाव को गंभीरता से लिया है। इसका अंदाज़ा आप ये लगाइए कि अखिलेश यादव ने 2 अपने उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कुंदरकी से उन्होंने मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है जो संभल की सीट है, और जो 2000 वो हाले पहले सपा में थे लेकिन 22 में उनका टिकट नहीं मिला, तो 22 में नहीं मिला तो वो बसपा से लड़ गए थे। चूँकि वो वहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और रामवीर सिंह और उनके बीच में जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, उनके बीच में 3 बार आमने सामने की टक्कर हुई है और तीनों बार रिजवान ने रामवीर को हराया है। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने वहाँ से टिकट दे दिया। खैर से पिछला चुनाव जिस बसपा से लड़ी थी उम्मीदवार, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। और अगर आप बीजेपी की और इसके अलावा आप देखें तो कटेहरी से लालजी वर्मा की परिवार में टिकट गया, और ज़्यादातर जगहों पर अखिलेश यादव ने परिवार के लोग जो उनकी पार्टी के मजबूत लोग थे, जहाँ जहाँ शीशा मऊ में इरफान सोलंकी के परिवार को टिकट मिला, करहल में खुद ही अपने परिवार को टिकट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात तो अलग है। बीजेपी ने भी पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे को फूलपुर से टिकट दिया। मझवा से एक उनकी पुरानी विधायक थी और वो सीट विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ी गई और जीती गई। आज सुबह सुबह ब्रजेश पाठक ने संजय निषाद को, अभी अशोक उस खबर के बारे में बताएंगे, समझा बुझा दिया। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, तो इतना सीट पर उनको जिद नहीं करनी चाहिए, वो भी मान गए। और मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में दी गई, लेकिन आप देखिए बीजेपी इसको कितनी गंभीरता से लेती है कि अपनी ही पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को टिकट आरएलडी से दिलवाया और अभी थोड़ी देर में वो आरएलडी ज्वाइन करेंगी और आरएलडी से वहाँ का चुनाव लड़ेंगी। और जो मीरापुर से कादिर राणा एक सांसद रहे हैं, उनके परिवार को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। तो आप चाहे परिवारवाद की बात कहिए, चाहे पाला इधर उधर की बात कीजिए, दोनों तरफ से कैसे ये सीट 9 की 9 कौन जीत सकता है, इसके लिए पूरी। आप कटेहरी सीट पर अंबेडकर नगर में जाएं, लालजी वर्मा और धर्मराज निषाद एक समय में बीएसपी के 2 मजबूत
खंभे थे। और धर्मराज निषाद कटेहरी से विधानसभा का चुनाव 3 बार जीत चुके हैं। लालजी वर्मा पिछला विधानसभा का चुनाव कटेहरी से जीते हैं, अब वो सांसद बन गए अकबरपुर से, तो उनके परिवार में टिकट जब गया है तो धर्मराज निषाद जो बीएसपी से वहाँ जीत चुके हैं, अब उनको बीजेपी वहाँ पिछली बार वो बीजेपी पिछले विधानसभा में उन्होंने ज्वाइन की थी, तो उनको बीजेपी टिकट दे रही है। तो इसी तरह से आप अलग अलग सीटों का, कितनी सीटों का बताऊं, मैं तो 9 का बता सकता हूं, उस समय बहुत ज़्यादा लगेगा। बस एक महत्वपूर्ण और मज़ेदार जानकारी ये भी दे दूं कि जिन जिन सीटों पर अल्पसंख्यक वोट ज़्यादा हैं, खास करके मीरापुर और कुंदरकी, तो वहाँ पर बीएसपी ने और एमआईएम ने, जैसे मीरापुर में आधे अल्पसंख्यक वोट है और वहाँ पर सुंबुल राणा को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, तो वहाँ बीएसपी ने, आसपा ने, एमआईएम ने तीनों मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। तो इसी तरह से लालजी वर्मा जिस जाति से आते हैं उसी जाति का कैंडिडेट बीएसपी ने अंबेडकर नगर से भी उतार दिया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रणनीति का इस्तेमाल किया है। मजमा सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट का दांव खेला है मायावती ने। तो ये जो तीसरी पार्टियां हैं, इनका भी अब चुनाव जब चढ़ता है तब पता चलता है, लेकिन इनका रोल भी इन 9 विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कमेंट और आपसे चाहूंगी राजीव, क्योंकि सहयोगियों की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो यहाँ इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस 2 ही यहाँ पर सहयोगी हैं। यहाँ पर हाथ के, मतलब कांग्रेस के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, समर्थन दे दिया है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को। देखिए, कांग्रेस के हाथ में उत्तर प्रदेश में कुछ है भी नहीं समर्थन देने के सिवा। मैं आपको बार बार कह रहा था, ये जो 9 सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का न संगठन है, न नेता है, न चेहरा है, न पार्टी का कोई उस तरह से प्रेजेंस है। ये मतलब ये जो सच बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के कुछ बेल्ट और कुछ सीटें और कुछ नेता है जिनका प्रभाव अपने अपने इलाकों में। कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक उसका उस तरीके से नहीं है। गाजियाबाद सीट पर, मीरापुर सीट पर, खैर सीट पर, कुंदरकी पर, शीशामऊ पर, कटेहरी पर, मझवा पर, फूलपुर पर, करहल में कांग्रेस पार्टी का क्या है। तो हालांकि मैंने आपसे पहले कहा था समाजवादी पार्टी को देना रहता तो उसकी 2 सीटें जो सबसे कमजोर टर्फ है, जो सबसे कमजोर पिच है, वो गाजियाबाद की शहरी सीट है और खैर की सीट है। हालांकि उन्होंने वहाँ पर, खैर एससी के लिए आरक्षित है और उन्होंने पिछली बार बीएसपी से लड़ी जो महिला नेता है उनको वहाँ से टिकट दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, मज़ेदार बात, कि मीरापुर सीट पे 2 महिलाओं के बीच में आमने सामने की टक्कर है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ता भी तो आप पूजा यकीन मानिए वो समाजवादी पार्टी का नेता होता और उसे सिंबल जो है हाथ का पंजा का दिया जाता, जैसे प्रयागराज में उज्जवल रमण सिंह को दिया गया। लेकिन हम इस रणनीति को किस तरह से देखें, या आप इसको कैसे आकलन कर रहे हैं? आप लगातार महाराष्ट्र में भी रहे हैं, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं राजीव तो ये निकल के आ रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति संभल जाए इसलिए यहां बलिदान करती कांग्रेस नजर आ रही है, या फिर 2027 के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है कि भाई हरियाणा में आपने त्याग किया, यूपी में हमने कर लिया। त्याग नहीं है। अगर वहाँ ऐसी स्थिति रहती, मैंने आप इस कमल के फूल के सामने हाथ के पंजा पर विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा ये उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए वो खुद जानते हैं कि उस कमल के फूल के सामने साइकिल एक मजबूत चुनाव चिन्ह है और वहाँ समर्थन दे। देखिए, चुनाव और राजनीति के बारे में कोई आकलन करे तो करे क्या, कोई कहे तो कहे क्या। कल तक बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट में थे, उनके बेटा जिशान सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में थे, बांद्रा ईस्ट से वो विधायक है, वो समझौते में सीट दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को चली गई। जिशान सिद्दीकी सुबह सुबह अजीत पवार के घर चले गए। अजीत पवार की पार्टी अभी ज्वाइन करते देरी भी नहीं हुई कि अभी मोबाइल में मैं देख रहा हूँ लिस्ट आ गई, जिशान सिद्दीकी को अजीत पवार गुट से बांद्रा ईस्ट का टिकट मिल गया। तो कोई आप क्या पार्टी क्या चीज़, हर तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अभी कोई मुद्दा नहीं है। आप इधर जाइए उधर जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा परिवारवाद की बात करती थी, मुंबई में 10 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी के जो अध्यक्ष है आशीष शेलार वो लड़ रहे हैं और उनके भाई विनोद शेलार 10 किलोमीटर दूर वाली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। नारायण राणे खुद बीजेपी के सांसद है, उनके बेटे एक जगह विधायक है, जो दूसरी सीट से उनके बेटे दूसरे बेटे लड़ना चाहते थे विधायकी, जब उनको बीजेपी के खाते में नहीं आई,
वो शिंदे के खाते में चली गई तो वो उस शिंदे की पार्टी में चले गए और शिंदे ने उनका टिकट अनाउंस कर दिया। अशोक चौहान जो लोकसभा चुनाव से पहले जिनका की जो श्वेत पत्र बीजेपी ने जारी किया आदर्श घोटाले में जिनका नाम था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, बीजेपी ने उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। तो सब इधर से उधर, उधर से इधर, आप लिस्ट देखिए मूल पार्टी के कैडर कितनी जगह कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी का मैंने आपको बता ही दिया विधानसभा उपचुनाव का, समाजवादी पार्टी की लिस्ट में ही 9 में से 2 टिकट ऐसे हैं जो कि पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, यही विधानसभा का 22 का 2 साल पहले, उनको टिकट दे दिया। 4 ऐसे हैं जो उपचुनाव हो रहा है उनके परिवार वालों को दे दिया। ठीक ऐसे ही बीजेपी ने भी दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकट दे दिया और नहीं तो परिवार वालों को टिकट दे दिया। बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर मायावती, उनका जिक्र करना हमें भूलना नहीं चाहिए राजीव, क्योंकि अब तो वो भी मैदान में है, उपचुनाव वो भी लड़ रही हैं 2012 के बाद। तो अब ऐसे में मायावती का मैदान में उतरना यहां बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या फिर इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, मायावती इस देश की सबसे मजबूत दलित नेता हैं, लेकिन चुनावी दृष्टि से उनका ग्राफ गिर नहीं रहा है बल्कि सपाट सरपट नीचे जा रहा है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 सीट, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 0, हरियाणा के 0, और वोटों में उनकी घटोतरी किस तरीके से हो रही है, जिसको समर्थन दे रही है उसके साथ भी क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को उन्होंने गंभीरता से लिया है, पार्टी के रिवाइवल के लिए उन्होंने कोशिश की है। समीकरण के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस चुनाव में आकाश आनंद बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। सब बीएसपी के समर्थकों में मैं तो जाते रहता हूँ, सबसे ज़्यादा उदासी अगर उत्तर भारत के किस पार्टी के किसी भी सदस्य या समर्थकों में है तो वो बीएसपी के हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये पार्टी जो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आज के 10 साल पहले 12 साल पहले तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्ण बहुमत के साथ थी। आज उनकी स्थिति और टिकटों के बंटवारे को देखिए तो एक बार आपका दिमाग जरूर घूमता है कि ये समीकरण क्या है और मायावती ने अपने कहने पर टिकट दिया है या दिलवाया गया है। चलिए ठीक है, आपने तमाम पहलू पर बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर चर्चा की है।